Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is price elasticity of demand and its measurement. It is the chapter number 5 of Principles of Microeconomics by Mankiw. ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके मेजरमेंट की बात करेंगे। तो इसमें मेनली जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो एक तो है इलास्टिसिटी, नंबर 2 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और इसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब हम किसी डिफरेंट दो इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें से अगर किसी एक इंडिकेटर में कोई चेंज आता है, उस चेंज की वजह से या उस चेंज की वजह से किसी दूसरे इंडिकेटर में को जो वो इफेक्ट करेगा, जितने परसेंट वो इफेक्ट करता है वो बेसिकली उसका चेंज है। तो उस चेंज को हम उसकी मेजरमेंट या उसकी इलास्टिसिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक मैस हो और एक हमारे पास फोर्स है एनर्जी। अगर हम उस मैस पर एनर्जी लगाएं और उस पर एनर्जी लगाने की वजह से जो चेंज आएगा बेसिकली वो उसकी इलास्टिसिटी है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमने एक थ्रेड, एक धागा लिए, उस धागे के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स के लगाने की वजह से अगर उसमें चेंज नहीं आता तो हम ये कहेंगे कि ये इलास्टिक नहीं है, इसकी इलास्टिसिटी नहीं है, ये इनइलास्टिक है। और अगर उसमें चेंज आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली इलास्टिक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इसके बाद जो है अगर हम इसको डिफाइन करें, इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच वन वेरिएबल रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। कि अगर हमारे पास दो इंडिकेटर्स या दो वेरिएबल्स हैं, एक के चेंज की वजह से दूसरे में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। Elasticity is a numerical measure of the responsiveness of quantity demanded or quantity supply to one of its determinants। अगर डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो प्राइस है, जो मैस है बेसिकली वो क्वांटिटी है। और क्वांटिटी जो रिस्पॉन्स करेगी, क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई जो भी रिस्पॉन्स करेगी उसके किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी फैक्टर में चेंज की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली उसकी इलास्टिसिटी है। क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राइस है, तो प्राइस के चेंज की वजह से जितना क्वांटिटी रिस्पॉन्स करेगी वो बेसिकली उसकी इलास्टिसिटी है। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो जैसे मैंने बताया कि बेसिकली ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो रिस्पॉन्स है जो प्राइस की वजह से आ रहा है। तो अदरवाइज जो भी इंडिकेटर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस इंडिकेटर की हम मेनली बात कर रहे हैं वो बेसिकली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा उसके चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आया है। बेसिकली जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस रेशो को तो हमारे पास आ जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली ये जो बायर्स का बिहेवियर होता है, इससे हम जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितना प्राइस में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से जो डिमांड है वो कितनी सेंसिटिव है। अच्छा, तो ये मैंने बता दिया कि बेसिकली ये परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। ये इन दोनों की रेशो को हम बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये हमारे पास डिमांड कर्व है जिसमें प्राइस हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे है और क्वांटिटी हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। ये प्राइस P1 है, ये क्वांटिटी Q1 है। अगर प्राइस में चेंज आता है, उस चेंज की वजह से फर्ज करें कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है 10%। प्राइस का 10% इंक्रीज करना, हमें ये पता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा था डिमांड वाले चैप्टर में कि जब प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी कम होती है। तो जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो 15% है और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो 10 है।
अगर हम इसको इस रेशो को मेजर करें तो ये आएगा 1.5%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या आ रही है, 1.5। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये देखें कि अगर हम इस डिमांड कर्व की बात करें तो बेसिकली डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, जो ये शो करता है प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली होता यह है कि हम इस साइन को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली वो जो नंबर है वो फिर पॉजिटिव ही नंबर आएगा हमारे पास, जिसकी बेस पे हम उसको जो है वो बता सकते हैं कि अब प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे हम क्योंकि हम स्टैंडर्ड बनाएंगे इसके बाद कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 है, तो 1 बेसिकली स्टैंडर्ड है। 1 से कम होगी तो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा। तो जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर हम डिमांड की इलास्टिसिटी की बात करें तो वो तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने उस नेगेटिव साइन को जो है वो इग्नोर किया है। इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा अब वो पॉजिटिव नंबर होगा। उसके बाद अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये देखें, जो प्राइस ए पे है वो $200 है और जो क्वांटिटी है वो 12 है। इसके बाद जो डिमांड है वो बी पे 258 है और जो प्राइस है वो $250 है। तो अब लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जब हम इसको मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद एक प्रॉब्लम आता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि अगर हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा, और अगर हम बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा। हालांकि आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए से बी की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो सेम ही इलास्टिसिटी है, बी से ए की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो भी सेम ही होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे देखें, जो स्टैंडर्ड मेथड हमने कहा था कि जिस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे, तो परसेंटेज चेंज को मेजर करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि हमारे पास जो एंड वैल्यू है वो माइनस जो स्टार्ट वैल्यू है। एंड वैल्यू का मतलब है कि जो बाद वाली वैल्यू है वो क्या है, चेंज होने के बाद, माइनस जो इनिशियल वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे और हमारे पास चेंज आ जाएगा। और उस चेंज को बेसिकली हम फिर इनिशियल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका वो आ जाएगा कि बेसिकली इसकी रेशो क्या है, कितने परसेंट उसमें चेंज आ रहा है। तो वो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो प्राइस का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा और उसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये देखें कि अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो फिर क्या होगा। अगर हम ए से बी की तरफ मूव करें तो जो इनिशियल पॉइंट था ए पे वो बेसिकली प्राइस क्या थी। अगर हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंड वाला बी वाला है ना 250, तो 250 हमारे पास आ जाएगा एंड वैल्यू, माइनस हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है 200, क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो इनिशियल जो है वो ए पे है। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इनिशियल से, तो इनिशियल हमारे पास 200 है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ए वाली जो प्राइस है वो इनिशियल है, बी वाली जो प्राइस है वो चेंज होने के बाद वाली एंड वैल्यू या बाद वाली प्राइस है। तो क्योंकि हम जो इसको मैं P1 भी कहते हैं और पहले वाले को P0 भी कहते हैं। तो अगर हम P1 को P0 P1 से P0 को माइनस करें और P0 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 25%। अब हम दूसरे तरीके से मेजर करते हैं, अगर हम B से A की तरफ मूव करें तो फिर क्या होगा। अब ये देखें, जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने इलास्टिसिटी फाइंड कर लेते हैं कि जो टोटल, ये अगर पिछली स्लाइड में आपके साथ शेयर करूं तो हमने जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड की है वो बेसिकली 25% है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम यही परसेंटेज जो है वो क्वांटिटी के साथ करें तो वो बेसिकली 32% बनती है। तो अब अगर इसकी हम इलास्टिसिटी फाइंड करें तो हमने ये कहा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि 33 या 32%, ये 32% था। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अगर ये 32% है तो इसके बाद अब
ये इसको दोबारा से हमने क्योंकि स्टार्ट किया तो इसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गया। अब ये 32% के साथ हमने 25% को जब डिवाइड किया तो ये आ गई इलास्टिसिटी 1.32। लेकिन अगर हम मूव करें बी से ए की तरफ तो ये प्राइस का जो परसेंटेज आएगा वो 20% आ रहा है। आप इसको चाहे मेजर कर लें जिस तरह से हमने पहले मेजर किया, और जो क्वांटिटी है वो 50% आ रहा है, उसका जो चेंज उसमें आएगा या उसमें जो राइज आएगा। अब इलास्टिसिटी क्या आ रही है 50/20। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो आ जाएगी 2.50। तो ये पहले आ रही है 1.32 और फिर आ रही है 2.50। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इशू है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए फिर हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम मेजर कर रहे थे उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिड पॉइंट मेथड में। तो मिड पॉइंट मेथड ये होता है कि जब आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड की है तो उसको मिड पॉइंट से डिवाइड करें। अब मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट आएगा जब मैं दोनों प्राइसेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम उस तरीके से करें मिड पॉइंट मेथड से तो ये आ जाएगा। अब मिड पॉइंट जैसे ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसका अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा। फर्ज करें कि अगर एंड वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 15 और जो स्टार्ट वैल्यू है वो है 10। तो अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा 15 + 10, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 25 का जो मैं 2 पे डिवाइड करके मिड पॉइंट फाइंड करूंगा तो वो आ जाएगा 12.5। तो इस तरह से हम जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद फिर हमारे पास ये प्रॉपर ये आ जाएगा कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था और परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। तो अब हम इसको देखते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास जो एंड प्राइस थी वो 250 थी, इनिशियल 200 थी, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं और ऐड करने के बाद ये आएगा 450 और उसको मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा 225। तो हमने वो मिड पॉइंट है उससे हमने डिवाइड कर दिया, वो आ गया 225 इंटू 100 इज इक्वल टू 22.2%। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड करूं तो वो था 12 - 8। 12 आपकी जो थी वो एंड वाली थी और 8 जो थी वो पहले वाली थी। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट 12 + 8 20। 20 को 2 से मैं तकसीम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 40.0 या 40% आ जाएगा। अब अगर इससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें तो हमने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 40% को हम डिवाइड करेंगे 22.2% से तो ये आ जाएगी इलास्टिसिटी हमारे पास 1.8। तो ये बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको मिड पॉइंट लेके तो फिर उस मिड पॉइंट के साथ हमने उसको डिवाइड कर दिया था। उसके बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस गिवन है 10, क्वांटिटी है 50 के अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊं, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर होटल रूम्स। तो अगर प्राइस $10 है तो क्वांटिटी उसकी 50 थी, अगर प्राइस डबल हो जाती है तो क्वांटिटी उससे कम हो जाएगी। तो इसके बाद अगर इसको हम मिड पॉइंट के थ्रू फाइंड करें तो हमने क्या कहा 50 हमारे पास क्वांटिटी थी बाद में, और 30 क्वांटिटी हम ले रहे हैं कि जो इनिशियल उसका पॉइंट था। इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 पे डिवाइड करूं तो 40 आएगा, तो इसका मिड पॉइंट जो है, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 50%। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हम फाइंड करें तो वो किस तरह से था 20 - 10। जो बेसिकली बड़े वाला नंबर है उसको उसमें से हम ये जो स्मॉलर नंबर है वो माइनस कर रहे हैं। अगर हम सेम उसी तरतीब से करेंगे ना जिस तरतीब से वो उसका सीक्वेंस है तो फिर बीच में हमारे पास साइन माइनस का भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने स्टार्ट में कहा था कि हम माइनस के साइन को इग्नोर कर रहे हैं। हमें ये पता है कि अगर ये डिमांड की बात कर रहे हैं तो वो ये डेफिनेटली माइनस का साइन इसमें होगा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे 20 - 10। तो जब ये 20 - 10 हम करेंगे और इसके बाद इन दोनों का जब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 20 + 10 ये आ जाएगा 30, उसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा 15।
तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 15, जो कि इक्वल आता है 66% के। तो अब अगर इससे मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करूं तो वो आ जाएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो 50% है और जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो 66% है, और इसकी रेशियो अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। तो अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में हमारे पास आ रही है वो आ रही है लेस देन 1, जिसका मतलब ये है कि 1 to 1 चेंज नहीं है। 1 to 1 चेंज जब तब होता है कि जब जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही क्वांटिटी में चेंज आए, तो आंसर 1 आता है कि 1 to 1 चेंज है, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है सेम उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्वांटिटी कर रही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम इन डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो इसमें जो मेनली है वो ये डिपेंड करता है कि जिस गुड या सर्विस की हम बात कर रहे हैं उसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो ये उसके सब्सिट्यूट्स पे भी डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि जब सब्सिट्यूट की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड चेंज होगी, तो उससे इलास्टिसिटी भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, द गुड विच इज अंडर द कंसिडरेशन इज नेसेसिटी और अ लग्जरी। अगर तो वो नेसेसिटी है तो उसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट है, और अगर लग्जरी है तो उसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट है। तो इसको मैं आगे जो है वो डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर तो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो नैरोली डिफाइंड है, यानी कि वो उसके क्लोज सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट है। और अगर वो ब्रॉडली डिफाइंड गुड है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट है। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिटरमिन होती है। उसके बाद ये प्राइस पे भी टाइम पे भी डिपेंड करती है कि अगर ये जैसे ये लिखा हुआ है इलास्टिसिटी इज हायर इन द लॉन्ग रन, और इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक होगी या कम इलास्टिक होगी शॉर्ट रन में। तो अब यहाँ पे अगर मैं वन बाय वन बताऊं, अगर मैं नेसेसिटी की बात करता हूँ ना बेसिकली, तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं उसकी अगर प्राइस में चेंज भी आ जाए तो हम उसकी डिमांड को ज़्यादा चेंज नहीं करते, तो वो गुड्स या सर्विसेज हमारे लिए लेस इलास्टिक होती हैं। लेकिन अगर हम लग्जरी की बात करें तो अगर उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो हम उसकी डिमांड को कुछ टाइम के लिए कम कर देते हैं। जैसे ही हम कम करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो मोर इलास्टिक हो जाएगी। जैसे सपोज एसी की प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या एलसीडी की प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हम उस टाइम फ्रेम के लिए उसको डिले कर सकते हैं। उसकी डिमांड अगर हम डिले करते हैं इसका मतलब हमने उसको बिल्कुल नहीं लिया, तो वो हमने जो रिस्पॉन्स की है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है या वो मोर इलास्टिक है। अब नैरोली डिफाइंड का मतलब है कि अगर सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल है किसी की प्राइस में चेंज आएगा तो हम उसको छोड़ के दूसरे पे मूव कर जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट हमारे लिए अंडर कंसिडरेशन है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो फिर मोर इलास्टिक हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है जो टाइम की बात है ये मैं आगे इसको बता रहा हूँ। अच्छा, डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन रादर देन इन शॉर्ट रन, कि जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में होता ये है कि हमारे पास टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है तो हम डिसीजन अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर शॉर्ट रन में हमारे पास सपोज फ्यूल महंगा हो जाता है तो शॉर्ट रन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो शॉर्ट रन के लिए हमारे लिए वो इनइलास्टिक है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए हम ये सोचेंगे कि हम जो है इसका सब्सिट्यूट ले लें या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी को चेंज करें कि जिससे हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो डिक्लाइन कर जाए, तो वो लॉन्ग रन में जो है वो मोर इलास्टिक हो सकती है। हम उससे मूव करके किसी दूसरे पे चले जाएं, जो है वो गैस पे चले जाएं या कोई और जो हमारे पास सोर्स है उसको हम यूटिलाइज करना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो शॉर्ट रन है वो लेस इलास्टिक है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो हम इन दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो वो मोर इलास्टिक होगा। अब हम देखते हैं कि हमने कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मेनली डिस्कस किए हैं। इलास्टिसिटी मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो ये हमने कहा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा या जो वो रिस्पॉन्स करेगी वो उसकी इलास्टिसिटी है।
उसके बाद हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर हमने कहा कि व्हेन इट्स लेस देन 1 डिमांड इज इन इलास्टिक, कि जब हमारे पास आंसर आया था 0.75 तो वो लेस इलास्टिक था या इन इलास्टिक था, और जब हमारे पास आंसर आया था 1.8 तो वो मोर इलास्टिक था, क्योंकि मैंने बीच में बताया था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली 1 है, जिसका मतलब है कि 1 to 1 चेंज आ रहा है, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में आ रहा है। लेकिन अगर आंसर 1 से कम आता है तो इसका मतलब ये है कि जो रेशो हमने बनाई थी उस रेशो में हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो प्राइस थी। अगर उसकी वैल्यू बड़ी है और न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा, तो वो लेस इलास्टिक होगा। उसके बाद डिमांड इज लेस इलास्टिक इन द शॉर्ट रन फॉर नेसेसिटीज, फॉर ब्रॉडली डिफाइंड गुड्स और फॉर गुड्स विद फ्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो ये हमने बताया कि जो जिन चीज़ों को हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं या जो हमारे लिए नेसेसिटीज़ हैं या जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, अ, तो उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी शॉर्ट रन में। तो डिमांड इज लेस इलास्टिक इन द शॉर्ट रन फॉर नेसेसिटीज। ये शॉर्ट रन की मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट रन में ऐसे है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती। अभी हमने डिस्कस किया कि हम फौरन से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली था ये वाला चैप्टर, और इसके बाद इसका जो बाकी का पार्ट है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।